जिंदगी से मैंने पूछा कि मुझे इतनी कठिनाइयां क्यों दिखाती है। जिंदगी ने भी बड़ी हंसी के साथ जवाब दिया कि कठिनाइयां ना सहने वाली की दुनिया में कदर नहीं होती। हेलो दोस्तों, एक प्यारी सी नमस्ते के साथ स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो क्लास में पीछे से देखकर आपको पता तो लग ही गया होगा कि आज हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। अभी बजट 2021 को पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है, आज पढ़ लो, पूरे साल आपको पढ़ने की नीड नहीं है। हाँ, रिवीजन एक अलग पार्ट रह जाता है। क्लास में क्या करेंगे भाई? नो बकवास, सिर्फ फालतू बात। अजीब सा लग रहा है ना, बकवास भी नहीं करेंगे, फालतू बात भी करेंगे। क्यों कर रहे हैं? हम पढ़ क्यों रहे हैं? सीधी सी बात है, अभी हमें एग्जाम दे के आना है मैम, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। एग्जाम देने के लिए सपोज मैं ही खुद पे ले लेती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। मैं खुद जैसे अभी मैनेजर के एग्जाम्स दे रही हूँ, मेंस दे के आई, मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, फलाना ढिमकाना मर गया, वो कहाँ से बिलोंग करता था, अभी खिलाड़ी था, क्या था, गणितज्ञ, अर्थशास्त्री, नहीं क्या मतलब, बैंक वाले मुझसे क्या लेंगे? मैनेजर बनने के बाद क्या करेंगे? मुझसे पूछेंगे? या फिर मैं बिठा रही हूँ रीजनिंग में लोगों को, मैनेजर बनने के बाद मुझे वहां लोगों को बिठाना है कि भी इसके घर में ये बैठेगा, इसके घर में ये बैठेगा, पता नहीं क्या है, बट एक प्रोसेस है, हमें पढ़ना होता है। तो क्या करना है? सिंपल, आज हम बजट 2020 को मतलब पढ़ने वाले हैं, 2021 में जो पूरा चलने वाला है। और अभी क्या हुआ था कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो आपका पार्ट 2 में रहेगा, ये आपका आज का क्या रहेगा, पार्ट 1 रहेगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जब बजट की बात आती है तो बजट का एक नया नाम बता देती हूँ। बजट सिर्फ हम कहते हैं, बैंक वाले कहते हैं, या नॉर्मल एक आम आदमी को पता है कि बजट क्या होता है। लेकिन बजट की अगर हम दूसरी भाषा में पढ़ें बच्चों, तो बजट नहीं होता है, इसका एक्चुअल नेम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बजट नहीं होता है, इसका दूसरा नाम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको भाई यहाँ पर दो पर्सन दिख रहे होंगे। एक तो बहुत वेल रिनोन्ड, जिनको भी प्याज खाते नहीं है तो प्याज के रेट से मतलब भी नहीं है। दूसरे आपको एक पर्सन दिख रहे होंगे ये, और अगर किसी बच्चे ने बजट लाइव देखा है तो निर्मला सीतारमन के जस्ट पीछे यही पर्सन बैठे थे। ठीक है, कई लड़कियों को तो दिल भी आ गया होगा, बड़े अच्छे दिख रहे थे। ठीक है, अब बताती हूँ, ये है हमारी निर्मला सीतारमन मैम, जो क्या है, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके मैम, अब भाई ये कौन है? इनकी अगर हम बात करते हैं, इनका नेम है अनुराग ठाकुर। तो याद रखना, ये है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। मैम मतलब डिफरेंस क्या हुआ? ये भी फाइनेंस मिनिस्टर, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने एक वर्ड यूज किया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। अब सीधी सी बात होती है, निर्मला सीतारमन की अगर हम बात करते हैं, इनसे पूरा फाइनेंस का अगर काम है, मंत्रालय नहीं संभाला जाएगा, नहीं संभाला जाएगा। हाँ, हो सकता है भी नहीं संभाला जाए, तो इन्हीं के नीचे एक पर्सन दे दिए गए जो क्या करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे और ये इनके लिए उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है, तो ये राज्य मंत्री होते हैं, जो आपके, इनको एक मंत्रालय दिया जाता है। और ये फाइनेंस को अगर बात करते हैं, वित्त मंत्रालय आपका संभाल रहे हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंस कौन है? अनुराग ठाकुर है। और आपकी अगर बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किसके अंडर है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस कौन है? तो वो आपकी कौन है? निर्मला सीतारमन है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अभी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं बार बार दोनों वर्ड यूज करूंगी ताकि आपको याद रहे, बजट भी और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना। अगर हम बात करते हैं बच्चों बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो उसमें क्या होता है कि सरकार इस साल, आने वाले साल में खर्चा कहाँ कहाँ करेगी। सीधी सी बात है, खर्चा करने के लिए अब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए हमारे पास, तभी हम खर्चा करेंगे ना। अब सीधी सी बात है, घर पे अगर हमें खर्चा करना है तो पहले इनकम तो कहीं ना कहीं से आनी चाहिए, तभी हम खर्चा करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो बनता है कि इस साल क्या है, सरकार की इनकम कहाँ कहाँ से आई, कितना कहाँ से आया, जो वो कहाँ खर्च करने जा रही है। ठीक है, सबसे पहले इनकम बच्चों ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहले देखिएगा, ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जीके बाय प्रदीप सर सर्च करेंगे, टेलीग्राम में मिल जाएगा। वहां पर सारी की सारी क्लास की पीडीएफ फॉर्म में आपको एज एन पीडीएफ मिलेगी, पूरी साल कैसे मर्जी उसको पढ़ते रहना। ठीक है, अब देखो, वेयर रूपी कम्स फ्रॉम, एक मतलब एवरेज में 1 रुपये की अगर हम बात करते हैं उससे लिया गया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट के पास 1 रुपया, उसमें से कितना कहाँ से आ रहा है? तो सबसे ज्यादा अगर आ रहे हैं 100 पैसे में से 36 पैसे जो आ रहे हैं वो बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटीज में से आ रहे हैं, कि उधार, जो सरकार उधार ले रही है वहां से सबसे ज्यादा सरकार की इनकम हो रही है। कितनी? 36 पैसे 100 पैसे में से। दूसरी आ रही है अभी 15 पैसे जीएसटी, सबसे बड़ी अगर बात बताती हूँ, पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा अगर
जीएसटी मिला है तो वो 2021 जनवरी में मंथ में अगर हम बात करते हैं मिला है, ठीक है। एक बार बीच में बहुत कम हो गया था लॉकडाउन के कारण, पर जनवरी 2021 में ऐसा हुआ कि पिछले 3 सालों में इतना जीएसटी से इनकम कलेक्ट नहीं हुई थी जितनी जनवरी 2021 में हुई, ठीक है। तो कितनी भाई 15 पैसे 100 पैसे में से आ रहा है, बाकी 14 पैसे इनकम टैक्स में से, 13 पैसे कॉर्पोरेशन टैक्स में से, 8 पैसे अगर हम बात करते हैं तो यूनियन एक्साइज ड्यूटी में से आ रहे हैं, उसके बाद 6 पैसे नॉन टैक्स रिवेन्यू में से, 5 पैसे आ रहे हैं नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में। यहां पर एक वर्ड मैंने यूज किया कैपिटल रिसिप्ट, ध्यान रखना है भी कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल पूंजी, आपकी पूंजी क्या है भाई, हमारी पूंजी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है मैम, हम तो खुद पढ़ रहे हैं। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके फादर की पूंजी क्या है, तो आपके फादर के पास एक बहुत बड़ा सा घर होगा, जमीन होगी, ट्रैक्टर ट्राली बहुत होंगी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मान लो सपोज करो मेरे पापा के पास एक ट्रैक्टर है जो उनकी क्या है, कैपिटल है, पूंजी है, एसेट है, अगर हम बात करते हैं उनकी संपत्ति है। तो उसे बेचने पर जो क्या हुई रिसिप्ट आई, जो इनकम आई, उसे क्या होगा, हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बात करते हैं 5 पैसे, तो नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, जिसमें से कोई उधार जिन पे नहीं लिया गया उनमें से आई है। उसके बाद 3 जो सबसे लास्ट रहा वो कस्टम्स, कस्टम्स क्या होते हैं, एक टाइप का टैक्स ही होता है, तो वहां से 3 पैसे आए, ये तो टोटल आई इनकम, ठीक है। अब आता है मेन पॉइंट जिसके लिए हम ये क्लास ले रहे हैं कि इतनी सारी इनकम आने के बाद अब सरकार ने इस साल कितना पैसा किसे देने को कहा है, कितना पैसा कहाँ लगाएगी और किसको देगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, देखिएगा बजट को पढ़ेंगे। फर्स्ट सबसे पहले भाई टेंशन नहीं लेनी है, नोटबुक पेन जिसके भी हाथ में है ना वो छोड़ दो एक साइड में, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे होंगे मैम, बच्चे ज्यादा टीचर कहते हैं कि नोटबुक पेन उठा लो, एक बार के लिए छोड़ दो, क्योंकि ये पीडीएफ आपको मिलेगी, लिखना नहीं है, बस एक काम करना क्या है, इस पीडीएफ को ना जब आपको एज एन पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, इसका क्या निकलवा लेना, आपको प्रिंट निकलवा लेना है। कुछ भी चेंजेस होते रहेंगे, नई चीजें आती रहेंगी, उस प्रिंट पे लिखते रहना, टाइम से भी जहां तक उसको लिखो ना तब तक इसको 2 बार पढ़ लेना, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है भाई, निर्मला सीतारमन। और दूसरा मैंने नाम क्या रखा था भाई, अनुराग ठाकुर। अब बच्चे ना यहाँ पर कई राग लापने लगेंगे कि मैम हिंदी में करवाओ इंग्लिश में नहीं, भाई एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, इतनी सी अगर हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है ना, कुछ नहीं हो सकता। तो आगे देखो, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। उन्होंने क्या किया, 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 को क्या किया है, पेश किया है। अब एक यहां से एक चीज और बता देती हूँ, आपने ना वर्ड अभी उससे पहले एक सुना होगा, काफी न्यूज में रहा, इकोनॉमी सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। क्या सुना आपने, इकोनॉमिक सर्वे, ये वर्ड काफी सुना होगा। अब ये क्या होता है भाई, ये एक सर्वे होता है और जिसे क्या है, बजट के एक दिन पहले क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, पेश किया जाता है, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक सर्वे हुआ और बजट उसके जस्ट अगले दिन क्या होता है भी, पेश किया जाता है। और वो कौन करते हैं, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन करते हैं। निर्मला सीतारमन की अगर हम बात करते हैं फुल लॉन्ग टाइम पहली ऐसी महिला है जो क्या रही है, वित्त मंत्री रही है। दूसरा सबसे ज्यादा लंबा किसी ने बजट पेश किया है तो वो भी हमारी निर्मला सीतारमन है। पिछले साल की तरफ थोड़ी सी यादें ताजा करते हैं, इनको चक्कर आ गया था 3 घंटे का क्या करने के बाद, मतलब 2 घंटे 48 कुछ देने के बाद इनको चक्कर आ गया था, एंड फिर 2 पेज रह गए थे, नहीं हुए थे कंप्लीट, क्या कर सकते हैं भाई, उम्र हो गई है। उसके बाद क्या हुआ, निर्मला सीतारमन, दूसरी ये चीज हो गई। अब निर्मला सीतारमन पहले ऐसी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने क्या किया है, पहले देखा होगा आपने, पिछले अरुण जेटली सर की बात करते हैं, प्रीवियस वित्त मंत्री, उन्होंने आपके हाथ में देखा होगा कि एक ना वो होता था, बंडल टाइप कुछ होता था, उसमें पेजेस होते थे, उसमें से पढ़ते थे कि ये हमारा बजट है। इन्होंने सिस्टम ही चेंज कर दिया पूरे, मतलब बड़ी मॉडर्न टाइप की वित्त मंत्री हैं, सारा का सारा टैबलेट एक लेकर आई इस बार, उसमें से क्या किया, इन्होंने सारा का सारा पढ़ा है। और दूसरी सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छी भी है बात है कि एक आम आदमी भी अब इस बजट को पूरी तरह से पढ़ सकता है। प्ले स्टोर पर जाकर एक आपको क्या करनी होगी, ऐप डाउनलोड करनी होगी, वहां पर जो मैंने एक वर्ड यूज किया था पहले, क्या किया था भाई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस नाम से आपको पूरा का पूरा बजट दिखाया जाएगा जो निर्मला मैम ने पढ़ा था, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। निर्मला सीतारमन मैम ने क्या किया, 2021-22 का बजट पेश किया। अब उसके बाद में कुछ एक हम देख लेते हैं भाई इसके पॉइंट्स क्या रहे। ओके, पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं बच्चों, बजट प्रपोजल फॉर 2021-22 रेस्ट ऑन 6 पिलर,
बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें क्या लिख रखा है कि जो बजट को 2021-22 का पेश किया गया वो 6 पिलर की फॉर्म में था। 6 पिलर की फॉर्म में कैसे था, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये जैसे सपोज कर लो हमारा घर है, घर में क्या होता है, खर्चा होता है, ठीक है। खर्चा मेनली देखते कौन है, वैसे इनकम चाहे पापा अर्न करके लाते हो, ऑलमोस्ट घर में क्या होता है, अभी हमारी जितनी भी मम्मी होती है वो क्या करती है, सारे के सारे देखती है कि कितना खर्चा हमें कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। तो मम्मा क्या करते हैं कि किचन में इतना लगेगा सामान में, ठीक है, कपड़े भी इतने के आएंगे, ठीक है। ऐसे 2-3 चीजें ना मम्मा डिवाइड करते हैं ना घर पे। वैसे सेम क्या किया गया कि 2021-22 का जो बजट आया उसको 6 पिलर में डिवाइड कर दिया गया कि यहाँ पर हम इतना खर्चा देंगे, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्तंभ, अगर हम बता सकते हैं हिंदी वाले बच्चे, 6 स्तंभों में बजट को पेश किया गया। तो अब हम देख लेते हैं वो 6 स्तंभ कौन कौन से थे, ठीक है। अगर हम 6 स्तंभों की बात करते हैं, कौन कौन से थे, हेल्थ एंड वेलबींग, 6 के 6 याद करने हैं, रट लो, रटने हैं तो रटने हैं, सीधी सी बात है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। कई बच्चे सोचे मैम याद नहीं होगा, करना पड़ेगा भाई, गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो। हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य और कल्याण की। दूसरा था आपका फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, भौतिक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना। तीसरा था आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। फोर्थ था आपका रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। फिफ्थ था आपका इनोवेशन एंड R&D। R&D हो गया बच्चों आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, हो गया। उसके बाद मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, ओके। ये आपके 6 के 6 पिलर थे। अब हिंदी वाले बच्चे देख लेते हैं कि इसमें 6 के 6 पिलर क्या थे। 2021-22 में 6 स्तंभ थे, वो थे स्वास्थ्य और कल्याण पहला, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना दूसरा, तीसरा था आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा था मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, पांचवा था नव परिवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, छठा था आपका न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, ठीक है। ये आपके 6 के 6 पिलर थे। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये बच्चों आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना कि बजट का टोटल जो साइज था इस बार कितना था। आपको ध्यान में रखना है कितना, 34.83 लाख करोड़ ये था आपका, ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, लाख करोड़ में था, कितना था ये आपका लिखा हुआ है, और ये कहाँ कहाँ पर बांटा गया वो सारा इसमें लिखा हुआ है, वो आप पीडीएफ फॉर्म में देख लेना। इसी को हम आगे पढ़ लेते हैं डिटेल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चों, ये दूसरा आपको दिखाया गया जो मतलब डेफिसिट ट्रेंड। डेफिसिट से ना मेरे को एक वर्ड याद आया है, वो बहुत जरूरी है आपको बताना, जो आगे क्या होगा यूज भी होगा। डेफिसिट, इसका तो सिंपल सा मतलब होता है घाटा। घाटे का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल बात करते हैं, मेरे पास वही होता है ना कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, तो वो 98 जो हम फालतू लगा रहे हैं वो क्या है, हमारा घाटा ही तो है, ठीक है। तो उसी में क्या होता है, एक वर्ड बहुत जो इस बार यूज हो रहा है, ठीक है, वो क्या है, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। नॉर्मल बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ फिस्कल डेफिसिट क्या क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सबसे पहले देखो, एक पर्सन है, ठीक है, कि कोई भी लगा लो, आपके सगे संबंधी दोस्त कुछ भी, ठीक है। इसके पास क्या है भाई, 100 रुपए है, ठीक है। इसने खर्चा कर दिया 120 रुपए का। आजकल हो ही जाते हैं भाई, आगे पीछे किसी और का भी रिचार्ज करवाना होता है, चलो कोई बात नहीं। 100 रुपए थे, 120 रुपए हमारी क्या हो गई, हमने किसी मतलब खर्चा कर दिया। अब यहां से आपको क्या दिख रहा है कि 20 रुपए इस पर्सन का घाटा है, लॉस में चल रहा है। अब दूसरी चीज, क्या ये 100 रुपए इसने कमाए थे, अरे नहीं नहीं, यार दोस्तों की बात ले लो, 50 रुपए मुझे भी दे दे, इसने किसी और दूसरे दोस्त है जिसका नाम कुछ भी है, इसका नाम रख लो मोनू, इसका नाम रख लो सोनू, मोनू ने सोनू से 50 रुपए उधार लिए। इस 100 में क्या है, 50 खुद के हैं, 50 इसके हैं। इन फ्यूचर ये 50 भी तो उसको इसने क्या करने हैं, वापिस देनी है, मानते हो, वापिस देनी है। तो ये 20 रुपए तो पहले से थे ही थे जो इसने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, 50 रुपए इसने वापस और भी देने हैं। तो इसका जो टोटल फिजिकल डेफिसिट होगा वो कितना होगा, 70 रुपए होगा। इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। जो नॉर्मल ऊपर ऊपर से दिखाई देता है वो तो घाटा है, घाटा है। ये 70 रुपए है ना, नॉर्मली 50 रुपए किसी से उधार लिए थे, 20 रुपए हमने एक्स्ट्रा खर्च कर दिए, टोटल में से 70 रुपए अगर हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
इसमें देखो वर्ड यूज होया हुआ है फिजिकल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये चारों वर्ड है कि आपके एक अलग क्लास में पूरे डिटेल में समझाए जाएंगे, फिलहाल आपको इतना ही करना है, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं भाई। सबसे पहला पिलर, मैंने पहला पिलर पढ़ाया था हेल्थ एंड वेल बीइंग, स्वास्थ्य और कल्याण। 2020 की अगर हम बात करते हैं भाई, बहुत ही औखा गया बहुत ही मुश्किल से घर बैठे बैठे पागल हो गए थे। मैंने मम्मी से सवाल भी किया कि आप सारी मतलब जिंदगी 40 साल घर में निकाल कैसे दिए, हमसे तो नहीं निकल रहा था 1 साल। पर फिर भी देखो हेल्थ एंड वेल बीइंग बहुत बड़ा एक मतलब सामने उभर के आया कि हमें बहुत ज्यादा इसमें क्या करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए। कोरोना टाइम के चलते चलते क्या हो गया था कि स्वास्थ्य का स्तर बहुत नीचे गिरने लगा था, डेथ बहुत रेट बढ़ गई थी। इंडिया फिर भी बहुत हद तक ठीक रहा है दूसरे देशों के कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो इसमें खर्चा याद रखना है जो आपको, बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग इज 2,23,846, इतना बड़ा अमाउंट, 2,23,846 कंठ सूखा है करोड़ का क्या किया गया है इसमें खर्चा टोटल किया गया है। बजट की अगर हम बात करते हैं, इसमें बजट में क्या किया गया है, जो निर्मला सीतारमण मैम है उन्होंने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट में अनुमान 94,452 करोड़ के रुपए की तुलना में, अब क्या है ये 94,452 है वो पिछले साल लगाए गए थे, इस बार 2,23,846 रुपए लगाए गए हैं। सीधा ही अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा चेंज इस बार आया है, ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं 135% का, देख लेना कैलकुलेट करके, ठीक है। 135% का सीधा इंक्रीमेंट हुआ है हेल्थ एंड वेल बीइंग में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा बनने वाला है। 2,23,846 हेल्थ एंड वेल बीइंग को दिया गया है, पिछली साल 94,452 था। दोनों डाटा याद करने हैं क्योंकि अभी मैंने खुद ने एग्जाम दिया था जिसमें 2018 के बजट का क्वेश्चन था, कुछ भी आ सकता है, तो दोनों याद करने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, ये नाम उभर के आया है, एक नई स्कीम आई है, जैसे बात चल रही है स्वास्थ्य और कल्याण की, तो इसमें एक स्कीम निकल कर आई, प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत। अगर हम इसकी बात करते हैं, एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए के प्रीव्यय के साथ 6 वर्ष के लिए लॉन्च की जाएगी। याद रखना है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत को कितना, 64,180 करोड़ रुपए, और कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, ठीक है। याद रखना 64,180 करोड़ रुपए 6 साल के लिए, इसमें क्या किए जाएंगे, व्यय किए जाएंगे। अब आगे देखो भाई, इसी को हम थोड़ा सा बांट लेते हैं कि हिंदी में देख लेते हैं, बच्चों को ज्यादा समझ में आएगी वरना मुझे ही गालियां निकालोगे। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की, 17,788 ग्राम और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों के लिए क्या किया जाएंगे, खोले जाएंगे। याद रखने है, डाटा याद रखना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। 17,788 ग्रामीण, 11,024 शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 11 राज्यों में सभी जिलों में एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, एकीकृत लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 3,382 ब्लॉक लोक स्वास्थ्य इकाइयां स्थापित की जाएंगी। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा वर्ड सामने निकल के आया था, अगर हमने इस पे पहले काम कर लिया होता तो शायद आज हम जो झेल रहे हैं, हमारी जीडीपी इतनी गिर चुकी है कि 3% हमने सोचा था लाने का, अगर जो फिस्कल डेफिसिट था हमने सोचा था जीडीपी का 3% 2020 में लेकर आएंगे, लेकिन हुआ कितना भी, वो 9.5% चला गया। अब इस बार अनुमान कुछ है कि हमारा 6.7 कुछ लेके आने का है, और जो 3% हमने 2020 में सोचा था ना जीडीपी का 3% फिजिकल डेफिसिट को लाने का, अब वो अनुमान कितना कर दिया गया है, 3.5% 2026 तक लाने का। अगर इसमें भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, 2026 है या 23 है वो आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या है, एक वर्ड यूज किया, जैसे मैंने वन हेल्थ, वन हेल्थ क्या होता है, अटपटा सा नाम है ना, वन हेल्थ। अब देखो इसमें क्या होता है, एक मानव, अगर बात करती हूँ एक मनुष्य का स्वास्थ्य और एक अगर बात करते हैं एनिमल का स्वास्थ्य, दोनों को एक ही स्वास्थ्य के रूप में, मतलब दोनों को बराबर हिस्सा दिया गया है, कैटेगराइज किया गया है, और उसके लिए एक प्रयोगशाला बनाई जाएगी जिसमें क्या होगा कि जहां
इंसानों का इलाज चल रहा है, उन पर रिसर्च हो रहा है, वहीं पर क्या होगा, एनिमल्स के स्वास्थ्य पर भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा, दोनों के स्वास्थ्य को एक लेकर चला जाएगा। ये पहले हो जाता तो शायद ये कोरोना जैसा सिस्टम नहीं होता, पर चलो अब भी इस पे काम शुरू होगा, ठीक है। आगे 602 जिले और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। क्या भी 602 जिलों में और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। ओके, आगे देखो, राष्ट्रीय रोग, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, क्या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC, इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं में और 20 महानगरों में स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए स्थापित किए जाएंगे। अगला, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल लॉन्च किया जाएगा सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में, ताकि क्या हो, जितने भी लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं उनको इनके साथ जोड़ा जा सके। आगे 17 नई लोक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू करना है और जो 33 मौजूदा फिलहाल 17 तो नई और जो 33 फिलहाल मौजूद है उन इकाइयों को क्या करना है, भी सुदृढ़ करना है और 32 विमानपत्तनों, 11 बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग्स को अभी नया लेकर आना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अमाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर वो एग्जाम पे डिपेंड करता है, आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ क्या करना है, आपको स्टेट लेवल एग्जाम की अमाउंट याद रखना, ठीक है। दूसरा, कोई बच्चा सेंट्रल लेवल की एग्जाम की तैयारी करनी है, सारा डाटा इंपॉर्टेंट बन रहा है। आगे देखते हैं, 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना करना है, ठीक है। 2 मोबाइल अस्पताल कौन से होते हैं, मोबाइल अस्पताल कौन से होते हैं, मोबाइल पर करते ही आपके क्या हो, अवेलेबल हो, ठीक है। वो होता है जैसे क्या होता है, अभी पीछे एक चलाया गया था आपका जिसमें चलता फिरता हॉस्पिटल था, वो एक वैन में पूरा पूरा सिस्टम था, वैसे एक मोबाइल अभी 2 हॉस्पिटल बनाने की बात की गई है। 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर बनाने की बात की गई है। वन हेल्थ अभी मैंने यूज किया था ना, वन हेल्थ समझा चुकी हूँ। वन हेल्थ जो WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्या करेगा, बनाएगा। अब यहाँ पर ध्यान याद रखना, दक्षिण पूर्व एशिया WHO एक वन सेंटर, मतलब क्या है, वन हेल्थ नाम से एक सेंटर बना रहा है जो क्या करेगा, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में, लेकिन WHO का कहना है कि वो पूरे की पूरे भारत को इसमें क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करना भी है। 4 जो है क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान भी क्या होंगे, इसमें बनाए जाएंगे। आगे देखिए, आगे रहा वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, टीका, ठीक है। 2 टीका आए थे, आपको उनके नाम खुद से बताने हैं कि उनका नेम क्या था, और दूसरा मतलब उसे कौन से इंस्टीट्यूट ने बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट रहा आपका, ठीक है, उसने किसके साथ मिलकर बनाया, ऑक्सफोर्ड रहा, उसने किसके साथ मिलकर बनाया है, वो दोनों आपको बताने हैं जो फिलहाल चलाए गए हैं। और ध्यान रखना, जो पहला टीका है वो किसे लगा है, उसका नेम है मनीष कुमार, जिसे पहला टीका लगाया गया है। नेम इंपॉर्टेंट बनेगा। मनीष कुमार है कौन, जो सैनिटाइजेशन वर्कर थे ना, सैनिटाइज करते थे चीजों को, वो वर्कर था और उसे पहला टीका लगाया गया है, ठीक है। अब टीके से रिलेटेड देखिएगा, टीके को पूरे के पूरे भारत में फैलाने के लिए लगभग क्यों बहुत खर्चा होगा, इसमें भी टीका हर एक इंसान तक पहुंचाना है, तो इसमें 35,000 करोड़ क्या किए गए हैं, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए बजट में दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, टीके से रिलेटेड ही है कि इसे क्या है, पहले ये 5 एक टीका है जिसका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है, वो हमारे क्या है, हमारे भारत के द्वारा निर्मित है, और उसका नाम क्या है भाई, उसका नाम है, ये रहा, सांप सा बन गया ना न्यूमोकॉल वैक्सीन इसका नेम है, और ये भारत निर्मित है, और इसे क्या है, वर्तमान में फिलहाल ये 5 राज्यों में ही है, लेकिन निर्मला सीतारमण मैम ने ये बात कही थी, मैं खुद ने बजट जब सुना था, कि टिल अभी क्या है, ये 5 स्टेट्स में है, लेकिन धीरे धीरे हम इसे पूरे इंडिया में क्या कर देंगे, फैला देंगे, ठीक है। आगे देखो, इससे क्या होगा कि जो 50,000 चाइल्ड डेथ्स हैं एनुअली, उसे क्या किया जाएगा कि इससे ज्यादा होने से रोका जाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डेथ रेट्स को कम किया जाएगा, कितना भी 50,000 चाइल्ड डेथ्स। ये डाटा आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, क्या नेम है, न्यूमोकॉल वैक्सीन। आगे देखिएगा, हेल्थ एंड वेलबींग पे अभी बात चल रही है, तो इसी में एक आ रहा है मिशन पोषण 2.0, पोषण अभियान, सभी ने सुना होगा। अब इसका 2.0 आ रहा है, ठीक है, ये इसका आ रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें बनने वाला है कि ये
क्या होगा, इसको ना मर्ज करके इस बार किया जाएगा। अब मर्ज क्या किया जा रहा है मिशन पोषण में, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान आपने पहले सुना था, पोषण 2.0 लो क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, और ये पोषण 2.0 दो चीजों को मिलकर बना है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को और पोषण अभियान को। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, किस लिए भाई, न्यूट्रिशन जितने रिलेटेड प्रोग्राम्स रहते हैं उनको इंप्रूव करने के लिए। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, इसी से रिलेटेड ये ऊपर हमने पढ़ ही लिया है, 112 आकांक्षी जिलों में इसे क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। अब आगे यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, आगे का हम पढ़ लेते हैं। आगे का एक फिर से पिलर रहा यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, उसी में इसमें हेल्थ एंड वेलबींग में एंड स्वच्छ भारत मिशन में जल जीवन मिशन, काफी सुना होगा इसके बारे में, जल जीवन मिशन अर्बन। अगर हम इसमें बात करते हैं अर्बन की, सिर्फ अर्बन की, तो 4378 अर्बन लोकल बॉडीज और 2.86 करोड़ हाउस होल्ड में क्या किया गया है, टैप कनेक्शन दिया गया है। टैप कनेक्शन समझते होंगे ना, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं, नल या फिर टूटी समझ लो भाई, जो हमारे घर में होती है। अभी भी बहुत से घर ऐसे हैं कि जहाँ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, वहां पर वो काम नहीं करते हैं, तो उन्हीं के टैप कनेक्शन को पहुंचाना है। अब तक 2.86 करोड़ को क्या है, पहुंचाया गया है, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट 500 अमृत सिटीज को क्या किया गया है, अभी एक्स्ट्रा इंक्लूड किया गया है, और इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर 5 ईयर, 5 साल में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और कितना इसमें अमाउंट दिया जा रहा है, 2,87,000 करोड़। याद रखना, 35,000 करोड़ वैक्सीन में दिए गए थे, 2,87,000 करोड़ किसमें दिए जा रहे हैं, आपके जल जीवन मिशन अर्बन में दिए जा रहे हैं। दोनों अमाउंट आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। अगला देखिएगा, ये हिंदी में है, पढ़ लीजिएगा। जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य शहरी सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ क्या करना है, जल आपूर्ति, और 500 अमृत शहरों को इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, आगे देखिएगा, और इसमें 2,87,000 करोड़ का क्या किया जाएगा, व्यय किया जाएगा। आगे इसी में आता है अब अर्बन स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, अगर हम इसकी बात करते हैं तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021-2026 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ के रुपए में कुल वित्तीय आवंटन करना है। कितना भी याद रखना, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें 2,87,000 करोड़ दिए गए थे अर्बन की, अगर हम बात करते हैं, और अगर आपका अर्बन स्वच्छ भारत मिशन है तो इसमें 1,41,678 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आगे स्वच्छ वायु, क्लीन एयर, जिस टाइप का ना अभी काम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, कल को ना हमें स्वच्छ वायु लेने के लिए भी स्पेशल पैसे देने पड़ेंगे। जैसे पहले पानी बहुत अच्छा मिल जाता था, होता है ना कि अच्छा आरओ का पानी लेने के लिए हमें पैसे लगाने पड़ते हैं। और कोविड-19 में ऐसा हुआ भी था, बहुत सी जगह पे ऐसा क्या हुआ था कि जैसे दिल्ली जैसे एरिया है, वहां पर अच्छी हवा नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या था कि स्वच्छ हवा लेने के लिए उन्हें वेंटिलेटर्स वगैरह मंगवाने पड़े थे। ऑफ कोर्स उसके लिए पैसे लग ही रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि क्लीन एयर, स्वच्छ वायु पर भी काम किया गया। वायु प्रदूषण बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार ने इस बजट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का क्या रखा है, प्रस्ताव किया है। ठीक है, याद रखना है 10 लाख से आबादी वाले कितने शहर, 42 शहर, और क्लीन एयर स्वच्छ वायु में कितने अमाउंट को किया गया है, 2,217 अमाउंट, इसको क्या किया गया है, राशि को प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। 2,217 आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, इसी से रिलेटेड है, क्लीन एयर से रिलेटेड, कि पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध रीति से हटाने के लिए, अब ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग भी है। मैंने ना देखा था, मेरे दादाजी के पास एक बाइक था, बाइक कौन सा था मुझे अभी ध्यान में नहीं है, काफी बहुत पुराना था, 20-25 साल हो गए थे। रोड पे भी अभी भी हमें बहुत से पुराने व्हीकल देखने को मिल जाते हैं वाहन। अब उसमें क्या किया गया है, अगर किसी का पर्सनल व्हीकल है, 2 कैटेगरी है, और दूसरा क्या होता है, जो क्या होता है कि ये कंपनी वगैरह के लिए जैसे काम कर रहा है, उसके लिए अगर हम बात करते हैं, उसको व्यावसायिक जिसे कहा गया है, व्यावसायिक, ये मान लो, ठीक है, व्यावसायिक, ये 2 चीजें नहीं।
पर्सनल व्हीकल है ना, तो उसकी जो अवधि है 20 साल, 20 साल के बाद में क्या होगा, आपको उसे खत्म करना पड़ेगा। सरकार उसके लिए क्या कंपनसेट देती है, कुछ एक ना कुछ पैसे देती है, वो सरकार के हाथ में है फिलहाल। सपोज करो मेरे पास एक बाइक है, स्कूटी है, वो क्या है, अभी 20 साल पुरानी हो चुकी है, अब मैं उसे रोड पर नहीं चला पाऊंगी, मुझे उसे खत्म करना होगा, डिस्पोज करवाना होगा। और सरकार मुझे क्या देती है उसके बदले में, वो सरकार को पता है भाई, अभी तो फिलहाल उसका कुछ नहीं आया है। और व्यवसायिक, व्यवसायिक का मतलब होता है कंपनी है, उसके पास क्या, एक ट्रक है, सपोज करो ट्रक आपने देखे होंगे, वो 15 साल तक ही चल सकते हैं। काफी अच्छी वैसे पहल है पुराने वाहनों को रोड से हटाने के लिए, ठीक है। तो पर्सनल व्हीकल के लिए ध्यान रखना है कितने, 20 साल की अवधि है, और व्यवसाय के लिए 15 साल के, उसके बाद में उसको डिस्पोज करवाना होगा, ठीक है। जैसे नहीं होता था कि हम हमारा चेकअप करवाते हैं कितना हम बढ़िया हैं, वैसे अब हम हमारे व्हीकल का 20 साल के बाद में क्या होगा, चेकअप करवाना पड़ेगा भी ये कितना फिट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका दूसरा पिलर यहां से शुरू होता है अगर हम बात करते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, इसके अंदर पहली बात की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, क्या रहा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहित करने के लिए किसी को, किसी चीज के लिए। अब इसमें एक उत्पादन यूज हो गया, सिंपल सा एक वर्ड बताती हूँ, प्रोफिशिएंसी रिलेटेड होता है एक तो, कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ, मुझे उससे क्या होगा, इंसेंटिव उतने ज्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पर उत्पादन से रिलेटेड है, देख लेते हैं क्या है, हिंदी में समझ लेते हैं, ज्यादा ऑफकोर्स बच्चों को समझ में आएगा। ये रहा, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए हमारे विनिर्माण क्षेत्र को निरंतर आधार पर दोहरे अंकों में विकसित करना है, इसका लक्ष्य। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विनिर्माण वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए इसका लक्ष्य है। और 13 क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाओं की घोषणा की गई है। कितने क्षेत्रों के लिए भाई, 13 क्षेत्रों के लिए। इसके लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से आरंभ करके अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपए की क्या की गई है, भी इसमें अगर बात करते हैं बजट में पेश किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कितना, 1.97 लाख, और कितने क्षेत्रों में, 13 क्षेत्रों में पीएलआई योजना की घोषणा की गई है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। पीएलआई की फुल फॉर्म भी आ सकती है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल, भौतिक और वित्तीय पूंजी अवसंरचना में ही दूसरा पार्ट आता है आपका टेक्सटाइल। टेक्सटाइल, अब ना जो हिंदी इंग्लिश में बीच में कूदने वाले बच्चे हैं ना, मैम हिंदी में कराओ, हिंदी में टेक्सटाइल वर्ड आ गया ना, बच्चे कई तो सोचेंगे टाइलों का काम हो रहा है, अरे नहीं, इसको टेक्सटाइल कपड़ा अगर बात करते हैं दूसरे हिसाब में, हिंदी में कपड़े, कपड़े की फैक्ट्रीज या फिर कपड़ा जो चलता है उसको टेक्सटाइल कहते हैं मार्केट में, ठीक है। अब देखो टेक्सटाइल से रिलेटेड क्या कुछ है, अगर हम बात करते हैं बजट में क्या कुछ रहा, इस प्रकार अगर बात करते हैं, कपड़ा उद्योग को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, इस सबको क्या किया है, टेक्सटाइल को इसमें मेन क्या रखा गया, मोटिव रखा गया। और इसमें 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की गई है अगले 3 सालों में, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। अगले 3 सालों में कितने टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की गई है बजट में, 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात की गई है। और इसमें एक मित्र अगर हम बात करते हैं, लॉन्च की गई है। मित्र क्या है, मित्र को पढ़ लेना, इसकी फुल फॉर्म बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाली है, स्टार लगा लेना। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, क्या रहा, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, इसकी फुल फॉर्म रही मित्र। और पीएलआई स्कीम जो आपकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी ना, उसी के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया है। और 7 टेक्सटाइल पार्क अगले 3 सालों में बनाने की बात की गई है। आगे देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम बात करते हैं टेक्सटाइल के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसमें टोटल क्या है, पाइपलाइन प्रोजेक्ट, पाइप अगर बात करते हैं पाइपलाइन एक्सपेंड करने की बात की गई है 7400 प्रोजेक्ट में। पहले ये 6835 प्रोजेक्ट थे, ठीक है। अब कितने करने की बात की गई है, 7400 प्रोजेक्ट इसमें बात की गई है बनाने की। और इस प्रोजेक्ट के अंदर 217 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी टोटल, जिसमें अगर हम बात करते हैं खर्चा होने वाला है 1.10 लाख करोड़ रुपए। और इसमें क्या होगा कि जितने भी आपके मिनिस्ट्रीज हैं हैव बीन कंप्लीटेड, बहुत अच्छी चीज है ये,
समझिएगा थोड़ी सी इस चीज को। 217 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें 1.10 लाख करोड़ का खर्चा होने वाला है, और ये इसके ऊपर क्या है, सिर्फ एक आपकी अगर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री काम नहीं करेगी, सारी की सारी मिनिस्ट्री इस पर मिलकर काम करेगी, ठीक है। आगे देखिएगा कैसे करेगी, क्यों करेगी, ये कैसे हो सकता है मैम, ये हमारे काम की चीज नहीं है, पढ़ना भी नहीं है हमें, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि वो सीधी सी बात होती है ना कि एग्जाम में जितना आता है उतना ही पढ़ो, औकात से बाहर पढ़ना ना हम पढ़ सकते हैं, याद भी नहीं होगा, यही होगा। आगे देखो, आगे अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ही अगला, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। अगर हम बात करते हैं एनपीआई की, जिसे वित्त मंत्री ने दिसंबर 2019 में घोषित किया गया था, इसका पहला पूर्ण क्या है, सरकारी अभ्यास है, मतलब पहला पूर्ण सरकारी पूर्णतः सारी की सारी मिनिस्ट्री इसमें काम करने वाली हैं। आगे देखिएगा, इसमें पहले 6835 परियोजनाएं थी, अब 7400 परियोजनाएं इसमें इंक्लूड की गई हैं, और इसमें से कुल 217 परियोजनाएं जो 1.10 लाख करोड़ की हैं। आगे देखिएगा, पहले संस्थागत संरचनाएं सर्जित करके, दूसरे आस्तीय के मुद्रीकरण पर जोर देकर, और तीसरे केंद्रीय तथा राज्य बजटों में पूंजीगत व्यय हिस्सों में बढ़ोतरी करना है। 3 चरणों में ये क्या की गई है, बांटी गई है। कैसे, फर्स्टली सबसे पहले क्या होगा, क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। थोड़ा सा समझा देती हूँ, समझने वाली चीज है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, अब हमें कोई काम करना है, सपोज करो यही आप यूट्यूब पे अभी पढ़ रहे हो, तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमें एक उसे ढांचे में ढालना होगा कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। यूट्यूब पे वीडियो बनाने से पहले एक ढांचा बनाना जरूरी है कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, जो हमें क्या करेगा, आगे हेल्प देगा, आगे हमें पूरी की पूरी मतलब क्या होता है, एक दिशा निर्देश देगा, ठीक है। सेकेंडली दूसरा क्या करना है, भी मोनेटाइजिंग एसेट्स। हमने सोच लिया हम YouTube पे क्या कर रहे हैं, अभी वीडियो बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, हमने सोच लिया कि हमें ऐसे ऐसे करना है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, भी एक माइक भी अच्छा चाहिए, कैमरा भी अच्छा चाहिए, एक स्क्रीन भी बहुत अच्छी चाहिए, बहुत सी चीजें होती है, डाटा भी पूरा फुल चाहिए, हमें वाईफाई कनेक्शन चाहिए। अब इन सब के लिए क्या है, जेब में पैसा तो होना चाहिए ना। तो उसके बाद क्या होगा, मोनेटाइजिंग एसेट्स, एसेट्स लेकर आएंगे हम। थर्डली तीसरी बार में हम क्या करेंगे कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं इन सेंट्रल और स्टेट दोनों में बांट दिए जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है उसको कंप्लीट किया जाएगा। ये तीनों स्टेप रहेंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। फर्स्टली इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, दूसरी बार मोनेटाइजिंग एसेट, और थर्डली क्या होगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसको बांट देना, ओके। आगे देखिएगा, A professionally managed development financial institution is necessary to act as a provider, enabler and catalyst। इसमें सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा याद करने वाली बात नहीं है। इसमें क्या होगा कि एक क्या होगा, एक बहुत जिसे बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज है उसे सेटअप किया जाएगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के तौर पर, जो क्या करेगा, दिशा निर्देश देगा। इतनी सी चीज थी इसमें। आगे देखिएगा, accordingly a bill to set up DFI will be introduced। सिंपल सा जो मैंने कहा ना, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, ऊपर वाली साइड जो हमें दिशा निर्देश दे वही करना है। आगे देखो, अब बहुत ज्यादा अच्छी जो हमारे काम की चीज है, ज्यादा से ज्यादा, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ सम ऑफ ₹20,000 करोड़ टू कैपिटलाइज दिस इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूट ऊपर की वाली साइड सबसे ऊपर दिशा निर्देश देने के लिए बनाया जा रहा है ना, उसके लिए कितना खर्च की बात की गई है, 20,000 करोड़ की बात की गई है। एंड द एम्बिशन टू हैव अ लैंडिंग पोर्टफोलियो ऑफ एट लीस्ट 5 लाख करोड़। टोटल क्या है, 5 लाख करोड़ का एस्टिमेट रखा गया है, और 20,000 करोड़ उस इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब ये याद रखना, 5 लाख करोड़ एकदम से नहीं लगा देंगे ना, सरकार के पास है भी, क्या करना है, उसको 3 साल में लगाए जाएंगे। याद रखना, 3 ईयर टाइम, ठीक है, 3 साल में 5 लाख करोड़। आगे देखिएगा, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए देख लीजिएगा, ये हमने इंग्लिश में पढ़ी थी, अब हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी थोड़ा भी मुझे गालियां कम निकालेंगे वो। देखो आगे, संभावित मौजूदा अवसंरचना परिसंपत्तियों की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन लॉन्च किया गया है। इसमें क्या रहा भाई, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नेम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। दूसरा आपको याद रखना है, इसी दिशा में हो रही प्रगति पर करीबी नजर रखने के लिए और इसको अवगत करवाने के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। डैशबोर्ड क्या होता है, एक पूरा का पूरा मतलब एक डैशबोर्ड बनाया जाता है, एक ड्राइंग फॉर्म में होता है, जो जिसे हमें पता लगता रहता है कब कितना खर्च हुआ, कब क्या कुछ रहा, किसमें कितना चला गया, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे रहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड
एसिड मोनेटाइजेशन वैसे मैंने बता दिया, ज्यादा कुछ उसमें पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन इसमें जो अमाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अमाउंट की अगर बात करते हैं मुद्रीकरण के लिए NHAI और PGCIL दोनों को स्पॉन्सर किया गया है। दोनों याद रखने हैं नाम, कौन कौन से, NHAI नेशनल अगर हम बात करते हैं और PGCIL, इन दोनों को स्पॉन्सर किया गया है एज एन क्या, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के तौर पे, क्योंकि अब एसिड लगानी है, एसिड के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टर तो गवर्नमेंट ढूंढेगी ना, तो इन दोनों को स्पॉन्सर किया गया है। अब अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो 5 ऑपरेशनल रोड जो बनाए जाएंगे, एस्टिमेटेड एंटरप्राइज जो NHAI को दिए गए हैं वो कितने हैं, 5000 करोड़ तक के हैं। और अगर हम बात करते हैं PGCIL के, तो वो 7000 करोड़ तक के हैं। याद रह जाएंगे। परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 2 संस्थाओं को स्पॉन्सर किया है गवर्नमेंट ने, पहली 5000 का काम करेगी, दूसरी 7000 का काम करेगी। 5000 का काम करेगी NHAI और 7000 का काम करेगी PGCIL। ठीक है, दोनों चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, एसिड मोनेटाइजेशन से रिलेटेड ही है, आपको ये मैंने बता दिया है। आगे इसमें क्या लिखा गया है कि सम इंपॉर्टेंट मेजर्स इन द डायरेक्शन, इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट मेजर्स है, आपको ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जैसे फ्रेट कॉरिडोर एसिड है, उनको ऑपरेशन, उनकी मेंटेनेंस के लिए सब इतना कुछ खर्च होगा, ये पढ़ना नहीं है मेनली, आप बस PDF में से देख लेना। आगे देखिएगा, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण वही चल रहा है हिंदी में। उसके बाद इस पे आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना। पहले के कंपैरिजन में नो डाउट बहुत सा क्या हुआ है, विकास तो हुआ है, जगह जगह बड़ी बड़ी सड़कें बन गई भाई, वो तो पता नहीं। आगे देखो, सड़क एवं राजमार्ग अवसंरचना की अगर हम बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस दैट मोर देन 13,000 किलोमीटर लेंथ रोड एट अ कॉस्ट ऑफ 3.3 लाख करोड़ हैज ऑलरेडी बीन अवॉर्डेड। 13,000 किलोमीटर तक अब तक रोड बन चुके हैं, जिसपे लगभग हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है 3.3 लाख करोड़ का खर्च हो चुका है। आगे देखिएगा कि अभी आगे 5.3 लाख करोड़ भारतमाला परियोजना प्रोजेक्ट, जिसमें 3800 किलोमीटर और भी कंस्ट्रक्ट किए जाने हैं। 13,000 किलोमीटर बन चुका है, 3800 किलोमीटर और बनेगा, किसके अंडर, भारतमाला परियोजना के अंडर। और टोटल खर्च कितना बताया गया है, 5.35 लाख करोड़। दोनों आपको अमाउंट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसमें देखिएगा, बाय मार्च 2020 तक गवर्नमेंट ने क्या किया है, अवॉर्डिंग अनदर 8500 किलोमीटर कंप्लीट करने की बात की गई है, और एडिशनल 11,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। बहुत बड़ा मतलब डाटा हो गया ना। क्या है देखो, 13,000 किलोमीटर ऑलरेडी बन चुके हैं, कितने खर्च के बाद, 3.3, याद रह जाएगा। दूसरा, भारतमाला परियोजना के अंदर 5.35 क्या किया गया है, लाख करोड़ इन्वेस्ट किए गए, जिसमें 3800 किलोमीटर एक्स्ट्रा बात बनाने की गई। अब आते आगे, मार्च 2020 में निर्मला सीतारमण मैम का कहना है कि 8500 किलोमीटर रोड हम और बनाएंगे, और क्या करेंगे, 11,000 किलोमीटर के एडिशनल नेशनल कॉरिडोर्स और बनाए जाएंगे। इतनी सी आपको यहां से ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, रोड हाईवे में इसी में है, रोड और क्या है, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि निर्मला सीतारमण मैम ने क्या किया है, ऑल्सो प्रोवाइडेड आउटले रुपीज 1,18,101 लाख करोड़। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है। 1,18,101 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को। नितिन गडकरी सर कौन है, हमारे मिनिस्टर हैं इसके। और 1,08,230 करोड़ को क्या है, कैपिटल के रूप में इसको दिया जाएगा, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। पिछले कभी भी किसी बजट में इतना अमाउंट नहीं दिया गया है। तो याद रखना, 1,18,101 लाख करोड़ का दिया जाएगा, जिसमें से क्या होगा भी, 1,08,230 तो सिर्फ कैपिटल की फॉर्म में होगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। ये दोनों अमाउंट अलग अलग हैं, याद रखना। अगर कैपिटल के लिए एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो आपको लिखना है 1,08,230। टोटल आउटले पूछा जाता है तो आपको बताना है 1,18,101। इतनी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें लिखा गया है कि नेशनल हाईवे बनाने की बात की गई है। अब यहाँ पे ना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों बनने वाली है, 4 ऐसी स्टेट है
जहां पर नेशनल हाईवे कॉरिडोर बन रहे हैं। ठीक है, अब चारों के नाम ध्यान रखने हैं और किसमें कौन सा बन रहा है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। 4-5 ना तारे जड़ लेना भी इसके, तो 4 तारे चांद जो भी तोड़ के लाई हो अपने सोना बाबू के लिए, इसमें जड़ लेना। अब देखो क्या है, पहला तो है तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु का क्या है, इसमें टोटल 1.03 लाख करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं और इसमें 3500 किलोमीटर का एक नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। अब यहाँ पर एक नहीं, मतलब नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। अब इसमें क्या है और वो कौन सा है इंक्लूडेड, जो उसमें नाम लिखा गया है बजट में, मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर थटचूर कॉरिडोर। ये कहां पर बनेंगे, अगले आने वाले साल में इसे कंप्लीट किया जाएगा और ये तमिलनाडु में बनने जा रही हैं। क्वेश्चन बहुत आसान सा सिंपल सा आएगा पेपर में। मदुरई कोल्लम कॉरिडोर कहां से है भाई, तमिलनाडु। चित्तूर थटचूर कॉरिडोर कहां से है, तमिलनाडु से। दोनों नाम रट लेना, कितने 1.03 लाख करोड़ में। मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूरी थटचूर कॉरिडोर दोनों तमिलनाडु में है। अगला अब हम आ जाते हैं भाई, किसमें आ जाते हैं, केरला में। तमिलनाडु हो गया, केरला। केरला की अगर हम बात करते हैं, टोटल 1100 किलोमीटर इसमें बनाए जाएंगे, 65,000 करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी। 6 किलोमीटर का सेक्शन एक बनाया जाएगा जिसमें क्या है, मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर है और ये कहां पर बन रहा है, केरला में। याद रखना है, मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर, मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर ये कहां पर बन रहा है आपका, केरला में। दोनों चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है। तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा आपका रहा भाई, अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, अब आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो 675 किलोमीटर के हाईवे बनाए जाएंगे, 25,000 करोड़ के क्या करे जाएंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसमें कौन सा बन रहा है भाई, इसमें रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है कोलकाता सिलीगुड़ी। कोलकाता सिलीगुड़ी अगर हम बात करते हैं कहां पर, वेस्ट बंगाल में। ओके, कितना आउटले, 25,000 करोड़। आगे देखिएगा, आगे आपका रहा कि आने वाले 3 सालों में एक अदर स्टेट रहा जिसमें दिया गया है और जिसमें 13,100 किलोमीटर एक नेशनल हाईवे बनाने की बात की गई है, 34,000 करोड़ इसको दिए गए हैं। कौन सा स्टेट रहा, आसाम। चारों के चारों याद रखने हैं, तमिलनाडु 2 थे उसमें, ठीक है, केरला, आसाम और आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब अगर हम आसाम की बात करते हैं, 19,000 करोड़ इसमें क्या है, अंडर नेशनल हाईवे में दिए जाने हैं। और इसमें क्या होगा, फर्दर वर्क और काम करने के लिए 34,000 करोड़ और इसमें क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा 1300 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाने के लिए आने वाले 3 सालों में। ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, आगे आपका वही सड़क एंड परियोजना से रिलेटेड रहा, चारों के चारों आपके हिंदी में रहे, हिंदी वाले बच्चे देख लीजिएगा। अब आता है भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें क्या है, इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। नेशनल रेल प्लान किस लिए, किस साल के लिए प्रिपेयर करी है अभी, वो 2030 के लिए प्लान कर रही है। और अगर हम बात करते हैं, द प्लान इज टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम। कौन सा सिस्टम भाई, फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और कब तक, 2030 तक। और ये किसके अंडर कवर किया जाएगा, स्ट्रेटेजी जो आपकी है मेक इन इंडिया, इसके अंदर। ठीक है, आगे देखिएगा, इट इज एक्सपेक्टेड दैट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, विल बी कमीशनड बाय जून 2020। जून 2020 में दोनों कमीशन कर लिए जाएंगे। कौन कौन से, वेस्टर्न और ईस्टर्न आपके जो क्या रहे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रहे। ये आपकी रेलवे से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट रही, हिंदी में रही। आगे देखिएगा, अब भाई अमाउंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। हमने उसमें कितना देखा था, सड़क वाले में 1,18,101 करोड़, यही देखा था ना, हाँ ये देखा था। और उसमें अगर हम बात करते हैं कैपिटल में, तो 1,08,203 करोड़ कुछ था। ठीक है, ये दोनों अमाउंट याद रखने हैं। अब आपका रेलवे की अगर हम बात करते हैं, तो रेलवे को टोटल अगर हम बात करते हैं कितना दिया गया है, तो रिकॉर्ड सम था पहले 1,10,55 और कैपिटल के लिए 1,07,100 करोड़। दो अमाउंट है, 1,10,000 कैसे है, हाँ 55। एक तो इतने बड़े बड़े अमाउंट है ना, बोले जाते हैं ना लिखे जाते हैं। दूसरा 1,07,100 करोड़ किलो
ठीक है, हो गया, हाँ ठीक है। 1,10,055 करोड़ टोटल है, जिसमें से कैपिटल में कितने लगाए जाएंगे, 1,07,100 करोड़। दोनों अमाउंट अलग अलग है, कैपिटल के लिए पूछे तो 1,07,100 रेलवे में और 1,10,055 रेलवे के लिए टोटल। दोनों अमाउंट आपको अलग अलग ध्यान में रखने हैं। आगे देखिएगा, ये हिंदी में रहा। अब देखिएगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर शहरी अवसंरचना, शहर के लिए भी क्या कुछ किया गया है। सबसे पहले तो जो आपको ध्यान में रखना है, मेट्रो रेल नेटवर्क हो गई और जो बस सर्विस है उसको अपग्रेड करने के लिए बहुत सी अनाउंसमेंट की गई है। एक स्कीम भी नई लॉन्च की गई है, कौन सी, जिसकी कॉस्ट रहेगी 18,000 करोड़ और वो क्या करेगी, जो पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको सपोर्ट करेगी। स्कीम का नाम क्यों बताऊं, ये निर्मला सीतारमण मैम का कहना है, उन्होंने एक भी स्कीम का नाम पूरे अच्छे से ढंग से नहीं बताया है, बस हाँ उन्होंने प्रस्ताव रख दिया है कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्कीम विल बी लॉन्च की जाएगी जिसकी कॉस्ट रहेगी 18,000 करोड़ की, और वो किसमें भाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में और बस ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए, ठीक है। आगे देखो, अ टोटल ऑफ 702 किलोमीटर के लिए कन्वेंशनल मेट्रो ऑपरेशन में और अनदर 1,016 किलोमीटर मेट्रो और आरआरटीसी कंस्ट्रक्ट की जाएंगी 27 सिटी में। 27 शहरों में क्या किया जाएगा बच्चों, 702 किलोमीटर की कन्वेंशनल मेट्रो और 1,016 की अतिरिक्त मेट्रो को इसमें बनाया जाएगा। ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, इसी का एक पार्ट रहा आपका, ये रहा, ठीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या रहा आपका, टायर 2 और टायर 1 की सिटीज रही। उनमें क्या है, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो नाम से दो नई टेक्नोलॉजी को क्या किया जाएगा बच्चों, लेके आया जाएगा। दो नई टेक्नोलॉजी मेट्रो से रिलेटेड अर्बन सिटीज में आने जा रही है, टायर 1 और टायर 2 सिटीज में। उन दोनों के नाम क्या है, कितना आसान क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तभी आसान होगा। क्या नाम है, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, ठीक है। दोनों आपको यहां से ध्यान में रखनी है, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। अब आगे देखिएगा, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे देख लिया, बस का देख लिया, और कौन कौन सा नहीं, सड़कों का देख लिया, रेलवे का देख लिया, शहरी का देख लिया। अब हम आते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसमें एडिशन 139 गीगावाट के को इंस्टॉल करना, कैपेसिटी को इंस्टॉल करना, और कनेक्टिंग एन एडिशनल 2.8 करोड़ हाउस होल्ड और एडिशन 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स। बहुत डाटा है, ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है इतना, हमें अमाउंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ सिर्फ इतना ध्यान रखना है, 2.8 करोड़ 8 करोड़ घरों को इससे जोड़ा जाएगा, 103 गीगावाट की आगे और पावर को लेके आना है, 1.41 लाख सर्किट की किलोमीटर की लाइंस का बिछाना है, ठीक है। ये इसके अंदर कहा गया था निर्मला सीतारमण मैम के द्वारा। और इसमें क्या किया गया है भाई, अब देख लेते हैं इसमें टोटल खर्च। सिंपल सी बात है, इसमें क्या किया गया है, आने वाले 5 सालों में, ये याद रखना कि एक साल में सारा का सारा खर्च कर दो, जूतियां पड़ेंगी सिर में, खर्चा बहुत करने लगे हो। याद रखना इसमें क्या है, 5 सालों में टोटल 3,05,984 करोड़ को खर्च करने की बजट में से दिए गए हैं। बट कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए कितने, 3,05,984 करोड़ रुपए, ठीक है। इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, आगे आपका आता है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हिंदी में रहा, पढ़ लेना। अब देखते हैं बंदरगाह और नौ वाहन और जल मार्ग, सड़क भी हो गया, रेलवे भी हो गया, अर्बन भी हो गया, पावर भी हो गया। अब आपका आता है पोर्ट शिपिंग वाटरवे। अब बेचारे पानी वाले भी तो, समुद्री जहाज वाले भी बैठे मतलब क्या होता है, डीक रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे, हरियाणवी आ जाती है कभी कभी, तो वो बैठे बैठे सोच रहे होंगे हमें भी कुछ दो, हमें भी कुछ दो। तो उनके लिए भी क्या है, निर्मला सीतारमण मैम ने अनाउंसमेंट की कि उनमें क्या है, कुछ एक पोर्ट्स हैं जो प्राइवेट पार्टनर बनाएंगे, प्राइवेटाइजेशन जिनका किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में उनको दिया जा रहा है। और उसमें क्या है भी 2000 करोड़ की जो मेजर पोर्ट्स हैं उन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 2021-22 में बनाए जाएंगे, ठीक है। और वो क्या होंगे, 2000 करोड़ से ज्यादा उसमें लागत रहेगी, ये निर्मला सीतारमण मैम का कहना है। अब इसमें यहाँ से देखिएगा, अब जो अमाउंट दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट जो बनने वाला है, इसे भी 5 सालों के लिए दिया गया है, पावर को भी 5 सालों के लिए और इसे भी 5 सालों के लिए, कितना, 1624 करोड़, ठीक है। इतना आपको यहाँ से अमाउंट को ध्यान में रखना है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बस पढ़ लीजिएगा। आगे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस,
पावर वाले हो गए, पेट्रोल वाले सोच रहे होंगे पेट्रोल वालों को दो, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वालों को भी कुछ ना कुछ तो मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कीम जो मैंने पहले वाली क्लास में वैसे बहुत अच्छे से पढ़ा भी चुकी हूँ, जिन्होंने करंट अफेयर की पहले क्लासेस देखी थी, उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम क्या है? एक स्कीम थी जो मोदी सरकार द्वारा लाई गई थी, हर एक घर में क्या हो भी एक कनेक्शन हो, एलपीजी कनेक्शन हो। उज्ज्वला स्कीम में अभी इसमें क्या किया गया है? बेनिफिटेड 8 करोड़ हाउस होल्ड, बीच में कुछ कारणों से बंद कर दी गई थी, अब दोबारा से इसे लॉन्च किया गया है। अब इसमें बात की गई है 1 करोड़ मोर बेनिफिशरीज को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? विल एड 100 मोर डिस्ट्रिक्ट, 100 और इसमें क्या है डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया जाएगा इन नेक्स्ट 3 ईयर, आने वाले 3 सालों में। फिर किस लिए भी? गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। अब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं ना पेन अलग ले लेती हूँ, लाल ले लेती हूँ, चमकेगा। इसमें देखो, अ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बजट में अभी हाल ही में क्या है, एक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट सेटअप करने की बात की गई है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। कौन सी यूनियन टेरिटरी में? तो याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, ये हिंदी में रहा। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या है, इसमें वही नॉर्मली क्या है कि एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर लाने की बात की गई है। नॉर्मल है, ये सिर्फ पढ़ लेना, आपकी नॉलेज के लिए है। आगे देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है कि ये भी हो गया है आपका उज्ज्वला स्कीम से रिलेटेड जम्मू कश्मीर वाला। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ से अगर हम बात करते हैं, आपका थर्ड पिलर शुरू होता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल की, फाइनेंशियल कैपिटल का अलग से शुरू होता है। तो फाइनेंशियल कैपिटल में ना अच्छी बात कर दी निर्मला सीतारमण मैम ने ना, बहुत से हमारी कंपनीज, मतलब वो क्या था, सेबी एक्ट हो गया अगर हम बात करते हैं, और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, इन दो तीनों को ना मिला के निर्मला मैम ने सारा कुछ हटा ही दिया, बस एक ही लेकर आएंगे, मैम ने फाइनल कर दिया है। अब देखो क्या रहा कि सिंगल एक सिक्योरिटी मार्केट कोड लेकर आने वाले हैं, किन किन को मर्ज करके। तो द फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज अ कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब होता है कि उन सबको मर्ज करके एक हिसाब से सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरी एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007। खत्म, सारे खत्म। तो चारों को मिला के मैम ने क्या कर दिया है, अब एक कोड लेकर आएंगे सिक्योरिटी मार्केट का, ठीक है। चारों के चारों ध्यान रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे। सिक्योरिटी अगर बात करते हैं, सेबी एक्ट 1992 की, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 की बात करते हैं, सिक्योरिटी एक्ट रेगुलेशन 1956 की, और सिक्योरिटीज एक्ट 2017 की, 7 की, ठीक है। इन चारों को मर्ज करके अब एक सिक्योरिटी मार्केट कोड लाया जाएगा। आगे देखिएगा, आगे इसमें बात की गई है कि गवर्नमेंट वुड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब एट द गिफ्ट IFSC। कितनी अच्छी बात है ना, फिनटेक हब बनाया जाएगा, कहां पर? गिफ्ट IFSC। आप सबके लिए होमवर्क है, गिफ्ट IFSC ये कहां पर है? राज्य में है, कौन से राज्य में है? गुजरात, होप सो। देखिएगा, ये आपका काम है कि ये कहां पर है सर्च करना, और वहां पर क्या है, एक फिनटेक हब बनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आपका आता है इंक्रीजिंग FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर। FDI क्या होता है? FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या होता है कि जो हमारे गोरे लोग हैं, विदेशी लोग हैं, वो डायरेक्ट आके इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना उसमें, मतलब ज्यादा झंझट नहीं रहेगा उनका। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर ये इतना झंझट पड़ने की जरूरत नहीं है। जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 था, उसे अब क्या किया जाएगा, चेंज किए जाएंगे। उसमें पहले क्या था, इंश्योरेंस कंपनी थी, उसमें 49% ही था। सपोज करो कोई US का आदमी है, वो इंश्योरेंस कंपनी में टोटल 49% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता था, अब बढ़ाकर उसको कितना कर दिया गया है, 74% कर दिया गया है। लेकिन निर्मला मैम ने ये भी कहा था, आश्वासन दिया था कि बोर्ड में ज्यादातर हिंदू रहेंगे हमारे, और सोन जो भी बहुत कुछ था, लेकिन ये याद रखना 49% नहीं है, अब 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सेक्टर में कर दिया गया है। आगे देखिएगा, आगे आपका रहा डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल। दिल पर बहुत गहरी चोट लगी थी जब निर्मला मैम ने ये बात कही थी कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होगा, कि भाई पता नहीं सरकारी नौकरियां खत्म कर रही हैं या फिर
अपना ही कोई जुगाड़ बिठा रही हैं। उसमें क्या हुआ, 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे को प्राइवेट करने की बात कर दी गई। बस मैम लगे हुए थे, हम सुन रहे थे। तो इसमें क्या किया गया है भाई, विनिवेश और रणनीतिक बिक्री। इसमें क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब निकालना। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेक्टर्स में उनको बेच रही है, प्राइवेट हाथों को दे रही है, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट अपनी कर रही है। इसमें देखिएगा, वित्त मंत्री ने 2021-22 तक ये कौन कौन सी कंपनीज है, पढ़ लो, पढ़ते जाना, बहुत लंबी लाइन है। वीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीनीएल, बीएमएल, पवन हंस, नील जलपात निगम लिमिटेड, ये सारी जितनी भी हैं, अभी तो और भी बहुत है। अमंग किसमें, अदर्स में अभी तो और भी बहुत है। इन सबको 2021-22 में कंप्लीटेड क्या कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। ओके, आगे देखिए, आगे देखिएगा, इसमें लिख रखा है अदर देन आईडीबीआई बैंक। मैम बहुत सियाणे हैं, अगर मैम सीधा ये ना लिखती ना, वहां पर ये कह देती कि गवर्नमेंट विल प्रपोज, दो ऐसे बैंक है जिनको प्राइवेट करेगी, तो सारे सोचते अच्छा एक तो आईडीबीआई होगा, दूसरा मैम ने कहा है अदर देन आईडीबीआई। आईडीबीआई तो हो ही रहा है बेचारा प्राइवेट, 2 अदर बैंक भी है जिनको क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट प्राइवेट करने जा रही है 2021-22 में। ठीक है, उसके बाद में 2021-22 में गवर्नमेंट वुड आल्सो ब्रिंग द आईपीओ ऑफ एलआईसी। इसमें क्या होता है कि पब्लिक का डायरेक्ट शेयर वो एलआईसी में अब मंगवाएगी। एक हिसाब से कह लो एलआईसी भी बेचारी गई प्राइवेट हाथों में। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड 1,75,000 करोड़ रिसिप्ट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट 2020-21। पहले क्या, अभी क्या है, गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि 2020-21 में टोटल डिसइन्वेस्टमेंट से, जैसे बीएमएल, एयर इंडिया, ऊपर में हम पढ़ रहे थे ना, उन सबसे 1,75,000 करोड़ रुपए क्या होंगे, आएंगे। ठीक है, इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब आते हैं भी एग्रीकल्चर, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है एग्रीकल्चर पर। ठीक है, तो जब मैं देख रही थी, मैम ने जब एग्रीकल्चर के लिए अनाउंसमेंट की थी, बहुत हल्ला हुआ भी तो हुआ था संसद में, लेकिन बहुत प्रेशराइज कर करके ना मैम ने भी इतने अच्छे से कहा कि हम ये दे रहे हैं। और देखना, वहां पर मुझे बहुत एक अटपटी सी चीज लग रही थी, उसमें मैम कह रहे थे 2013-14 में इतने दिए गए और मैं अब इतने दे रही हूँ। इतना ज्यादा प्रेशराइज करने की बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत थी। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अब सपोज करो जब हम 7-8 साल पहले जाते हैं, 1 रुपए में 12 टॉफियां आती थी, अब आ जाती है क्या, नहीं आती, खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर उसके कंपैरिजन में आज अगर हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग थिंग, बहुत बड़ी कोई चीज है। बट फिर भी वहां पर हमें बहुत ऐसे चेंज सा लग रहा था, बट इतना कोई शौक होने वाली बात भी नहीं थी। अब देखिएगा, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार देगी। ठीक है, टू आर फार्मर्स को गवर्नमेंट हैज एनहेंस द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट टू रुपीज 16.5 लाख करोड़। ठीक है, 2022 तक, फाइनेंशियल ईयर 2022 तक 16.5 लाख करोड़ क्रेडिट फार्मर को दिया जाएगा। आगे देखिएगा, सिमिलरली द अलोकेशन टू द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रीय विकास है, उसमें फंड इंक्रीज किया गया है। पहले 30,000 करोड़ था, अब 40,000 करोड़ कर दिया गया है। और जो माइक्रो इरिगेशन फंड है, उसमें 5,000 करोड़ का एक्स्ट्रा क्या किया जाएगा, उसमें क्रेडिट किया जाएगा अंडर नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड के, और नाबार्ड विल बी डबल्ड, नाबार्ड में इसमें डबल किया जाएगा। ठीक है, दोनों अमाउंट आपको ध्यान में रखना है, पहले 30,000 का था रूरल में, अब 40,000 कर दिया गया है। और 5,000 का अलग से माइक्रो इरिगेशन फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 16.5 लाख करोड़ का क्रेडिट फार्मर्स को दिया जाएगा। ये तीनों चारों अमाउंट आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे देखिएगा, किससे रिलेटेड आ गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही चल रहा है। आपको ये ज्यादा पढ़ने वाली चीजें नहीं है, अब आपको यहाँ से बस ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होगा कि अब ना एक स्कीम है जो आपको ध्यान में रखनी है कि ऑपरेशन ग्रीन योजना है, जिसके दायरे में 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब पहले इसमें सिर्फ जैसे तीन पे ही ये लागू होता था, टमाटर, प्याज, आलू। हाँ, टमाटर, प्याज, आलू, इन तीनों पे लागू होता था। अब क्या कर दिया जाएगा, इस स्कीम के अंदर 22 चीजों को इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहा। इसमें क्या होगा भाई, जिसपे अभी बहुत सा, अब जिसपे पंगा चल रहा है ना, ये हमारे फार्मर भाई, अगर बात करते हैं भाई, हाँ भाई भी हैं, अंकल, ताऊ, चाचा, जो भी सारे हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हैं हमारे बहनें। तो इसमें क्या है, ये सबसे ज्यादा जो रोड़ा हो रहा है ना, वो इनका हो रहा है, मंडी का।
एक लॉजिक बता देती हूँ जिसपे ना हमारे किसान भाई बैठे हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट फिर भी पहले मंडी में ना टोटल जितनी भी फसल थी उसका 6 से 7% ही जाता था। तो इतना कोई बड़ा बात नहीं है कि अगर गवर्नमेंट कह रही है हम मंडी और सेटअप करें, मंडियों में डायरेक्ट जाना चाहिए। हाँ, वहां पर क्या है कि अधिकारी होते थे, वो गवर्नमेंट जितना भी अमाउंट देती थी कि हम इतने पे फसल लेंगे, अधिकारी मना कर देते थे कि हमारे पास तो जगह नहीं है। जगह क्यों नहीं है भाई, इतनी इतनी जगह पड़ी है सरकार की, कहीं भी बनाओ गोदाम और उनको लो किसानों से। हाँ, बहुत सी चीजें हैं जिनके क्या होते हैं भी, अच्छी अच्छी साइड भी होती है, बुरी भी होती है। तो देखो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने 1.68 करोड़ जितने भी हमारे फार्मर हैं इनको रजिस्टर्ड किया गया है। किसमें, एक अगर बात करते हैं ई नाम में, और 1.14 लाख करोड़ ट्रेड वैल्यू, इसको इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। अराउंड 1.68 करोड़ जो फार्मर्स थे वो ई नाम के अंतर्गत रजिस्टर किए गए, और टोटल ट्रेड वैल्यू की कितनी रही, 1.14 लाख करोड़ रही। और इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने 1000 और मंडी सेटअप करने की बात की गई है, विद नहीं, ई नाम जो मंडीज हैं उनको ई नाम के अंदर इंटीग्रेट, उससे जोड़ने की बात की गई है। और इसमें क्या किया गया है कि द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी इसमें क्या किया जाएगा, अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये हिंदी में रहा। अब आपका रहा फिशरीज। फिशरीज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो फिशरीज मंत्रालय है, ये मिनिस्ट्री आपकी किसके अंडर आती है, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है एक इन्वेस्टमेंट को डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्न फिशिंग के लिए और फिश लैंडिंग सेंटर्स के लिए। इसमें क्या है, 5 मेजर फिशिंग हार्बर्स जो कहाँ कहाँ पर बनेंगे, ध्यान में रखना है, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम और पारादीप और पेटू घाट। ये पांचों के पांचों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। 5 नए फिशरीज क्या है, हार्बर्स सेटअप किए जाएंगे कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटू घाट में। पांचों के पांचों नाम आपको यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे देखिएगा, आगे आपका रहा माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स। माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने एक क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड लेकर आई है, जिसमें गवर्नमेंट ने पहले, पता है इसमें थोड़ी सी मुझे अटपटी सी चीज लगी, हमने 28 पढ़े थे अब तक और मैम का कहना है 32। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स और इंक्लूड की गई हैं या फिर क्या कुछ रहा है इसमें। और स्टेट और यूटी टोटल 32 इसमें क्या है, वन नेशन वन राशन कार्ड में इंक्लूड किया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड का थोड़ा सा मैं फंडा बता देती हूँ। सपोज करो मैं हरियाणा से हूँ और मेरा ना हरियाणा में राशन कार्ड बना हुआ है। अब मैं दूसरे देश में, लाइक हो गया ना माइग्रेट वर्कर, प्रवासी कामगार, मैं दूसरे किसी स्टेट में काम करने के लिए गई, हरियाणा से हूँ मैं, सपोज गई राजस्थान में। अब राजस्थान में मेरा वो राशन कार्ड तो काम करेगा नहीं, लेकिन इसके अंतर्गत क्या है, आपका राशन कार्ड कहीं भी हो, पूरे भारत में आप कहीं भी उस पर राशन ले सकते हो। अब उसमें टोटल इसमें कितनी 32 स्टेट और यूटी को इंक्लूड किया गया है, और रीचिंग अबाउट 69 करोड़ बेनिफिशरीज, एक कम 70 करोड़ है ना, 69 करोड़ बेनिफिशरीज को इसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। और जितने भी रिमेनिंग आपके 4 स्टेट और यूटी हैं इनको भी अगले आने वाले साल में जल्द ही इंक्लूड कर लिया जाएगा। आगे देखिएगा, ये रहा आपका। आगे इसमें देखिएगा कि अभी इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा चीज देख लीजिएगा कि जो SC ST और जो वुमेन थी ना, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एक काम जो क्रेडिट फ्लो होता है उसके लिए पहले जो मनी रिक्वायरमेंट होती थी, मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट होती थी, पहले 25% होती थी, अब 15% कर दी है। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहले 25% थी, अब 15% कर दी गई है। किस किस के लिए भाई, SC ST और वुमेन के लिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। किसके लिए, जो आपका लोन या फिर एलाइड एग्रीकल्चर वगैरह जितनी भी रहेंगी सब में। ओके, आगे देखिएगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन। सारा इसमें कुछ बड़ा चेंज बदलाव किया नहीं है, जैसे पहले MSME की पूरी परिभाषा ही बदल दी थी, बेचारी का चेहरा हुलिया ही बदल दिया था। अब इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है MSME से रिलेटेड बड़ा, बट हाँ थोड़ा सा इसमें जो ध्यान रखना है आपको, इसमें अमाउंट ध्यान रखना है, 15,700 करोड़ रुपए इसमें बजट में इसे एलोकेट किए गए हैं। कितने MSME को भाई, 15,700 करोड़। 15,700 करोड़, क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, MSME को बजट में कितने अमाउंट एलोकेट किया गया, तो वो 15,700 करोड़ अमाउंट एलोकेट किया गया, आपको इतना बताना है। आगे देखिएगा, आगे रहा रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी को मजबूत बनाना। अब छोटे छोटे पिलर रह गए हैं, ज्यादा इतना कुछ अमाउंट है नहीं। अब यहाँ से क्या रहा, ये आपका 4th पिलर रहा, मानव पूंजी को मजबूत बनाना। इसमें क्या किया गया है कि नए क्या रहेगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आई थी उसके अंतर्गत रिसेंटली अनाउंस की गई, उसमें गुड रिसेप्शन, मतलब बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिला है।
वाइल एडिंग दैट, उसने एक और चीज इन्होंने इंक्लूड की, 15,000 स्कूल क्या किए जाएंगे इसमें, इसके अंदर लेकर आए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ 15,000 स्कूलों को जोड़ा जाएगा, ये निर्मला सीतारमण मैम का कहना है। और नए 100 नए सैनिक स्कूल सेटअप किए जाएंगे, ये अच्छी बात है। नए सैनिक स्कूल आएंगे तो ऑफ कोर्स बेचारे जो हमारे टीचर भाई हैं, बीएड कर बेचारे कर करके बैठे हैं, उनको भी जॉब्स मिलेंगी। तो 100 नए सैनिक स्कूल सेटअप करने की बात की गई है। और बहुत इंपॉर्टेंट, ये ना मैं रेड कर लेती हूँ, हाईलाइट ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट ने अभी ना एक ले वर्ड यूज किया था, ले, ठीक है। लेह में क्या करने जा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप करने जा रही है, वहां के बच्चों को, वहां के लोगों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए। तो याद रखना, अभी नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हाल ही में बजट को पेश करते टाइम कहाँ पर सेटअप करने की बात की गई है, तो लेह में की गई है, ठीक है, लद्दाख के लेह में। ओके, आगे देखिएगा, कितने सैनिक स्कूल, 100 नए सैनिक स्कूल। और कितने स्कूलों को एनईपी के अंडर इंटीग्रेट किया जाएगा, 15,000 स्कूल, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, आगे आपको ये सिंपल आपको पढ़ना है, इतना कुछ अलग है नहीं, ठीक है, ये आप पीडीएफ में से पढ़ लेना। आगे एससी और एसटी कास्ट के जो रहे उनकी वेलफेयर के लिए क्या किया गया है, 750 एकलव्य मॉडल जो रेजिडेंटल स्कूल हैं वो ट्राइबल एरियाज में इंक्रीज किए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे। और इसमें ईच स्कूल को जो 20 करोड़ से 38 करोड़ तक का अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, और हिली एरिया में 48 करोड़ दिए जाएंगे। कंफ्यूज हो गए होगे, मैं भी होगी। इसमें क्या है, 750 एकलव्य मॉडल जो एससी एसटी के लिए होते हैं वो सेटअप किए जाएंगे। और मैम का कहना है कि हर स्कूल को 20 से 38 करोड़ प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो हिली एरिया है ना, हिली एरिया में मैम कितने, 48 करोड़ देंगे। सिंपल, बात खत्म, ठीक है। कितने, 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, 20 से 38 करोड़ हर स्कूल को, हिली एरिया में 48 करोड़। बस इतना अमाउंट आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, स्किलिंग, स्किल पे बहुत ज्यादा अच्छा काम किया जा रहा है। और भाई सही में मैं बता रही हूँ, अपनी ऐसी स्किल को क्या करो, आगे बढ़ाओ, ताकि आप इन फ्यूचर क्या ना करो। भाई लड़कियों के लिए तो मैं कहना चाहूंगी भी गोबर ना उठाना पड़े, और लड़के भाई कुंवारे ना रहे जो कहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसे स्किल अपने अंदर होंगे, ऑफ कोर्स हर ह्यूमन में होते हैं, परमात्मा देता है, तो उनको क्या करो और निखारो, ताकि इन फ्यूचर आप अपना कोई काम कर सको। इस पर काम तो करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब पहले ट्राई करो, लेकिन ऐसा कोई स्किल भी होना चाहिए कि आप इन फ्यूचर कुछ ऐसा आपको फेस नहीं करना पड़े, ठीक है। आगे देखो, इसमें क्या किया गया है स्किलिंग में, कि एक इनिशिएटिव लाया जाएगा, और ये पार्टनरशिप की गई है किसके साथ, यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। किस लिए भाई, स्किल क्वालिफिकेशन असेसमेंट के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए। सिंपल सा रहा, कुछ नहीं पढ़ना इसमें, क्या 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 क्या, स्किल को डेवलप करने के लिए हाल ही में बजट के दौरान निर्मला सीतारमण मैम ने कौन सी कंट्री के साथ पैचअप करने की बात की है, पैचअप, ये नाम तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके साथ, यूएई के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, इतना आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करते हैं स्किलिंग पर अलग, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अभी गवर्नमेंट क्या है, कैलोब्रेट करने की सोच रही है, ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो क्या रहेगा, इंडिया और जापान के बीच में रहेगा। यूएई आ गया, दूसरा इंडिया और जापान के बीच में, दोनों में मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिसका नेम रहा ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो किसके साथ रहने वाला है, इंडिया का जापान के साथ रहने वाला है। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में इनोवेशन एंड आरडी आ गया भाई, अब यहाँ पर इनोवेशन एंड आरडी, अगला पिलर आ गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है, 2019 के अगर हम बात करते हैं, स्पीच देखते हैं निर्मला मैम की, तो उन्होंने कहा था, मतलब एक अनाउंसमेंट की थी कि जो टोटल रिसर्च फाउंडेशन है, और उसमें क्या है, एनआरएफ आउटले है, वो 50,000 करोड़ होगा आने वाले 5 सालों में। और इट विल बी एंश्योर, और उन्होंने क्या है, एंश्योर किया था कि रिसर्च इकोसिस्टम है जो हमारी कंट्री का, उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, नेशनल प्रायोरिटी थ्रस्ट बनाने के लिए ये सारे काम किए जाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में था, कितने का, 50,000 करोड़ आने वाले 5 सालों में। और उसके लिए क्या है, नेशनल इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट में एक NTLM न्यू इनिशिएटिव लाया गया है, जिसका नाम रहा नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, ठीक है। क्या रहा, नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, NTLM, जो इसमें लाया गया है। अभी नई एक स्कीम लाई गई है, इसमें क्या किया जाएगा, जितनी भी आपकी, दिस विल एनेबल द वेल्थ ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज ऑन द इंटरनेट
बीइंग मेड अवेलेबल इन मेजर इंडियन लैंग्वेज। सिंपल सा रहा, इसमें क्या होगा कि जितनी भी स्कीम्स होंगी उन सारी स्कीम्स को सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में नहीं रखकर हर एक लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा ऑन इंटरनेट। ठीक है, आगे देखिएगा। इसी के अंडर क्या है, द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है अब PSU। अगर हम बात करते हैं PSU अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस विल एग्जीक्यूट द PSLV CS51 लॉन्च। यहाँ से बहुत अच्छी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, निर्मला मैम ने अनाउंस किया था। क्या किया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है वो लॉन्च एग्जीक्यूट करने जा रही है PSLV CS51। और ये अगर हम बात करते हैं ये क्या करेगी, ये कैरी कर रही है एमेजोनिया सैटेलाइट फ्रॉम ब्राजील, जो ब्राजील से जाएगी। ठीक है, विद अ फ्यू स्मॉलर इंडियन सैटेलाइट, कुछ एक स्मॉल सैटेलाइट से जो एमेजोनिया सैटेलाइट है उसके अंडर PSLV CS51 लॉन्च करने जा रही है। और वो कौन है भाई, द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो आपके अंडर स्पेस मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस की अगर हम बात करते हैं नॉर्मली हमारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे ये पढ़ने वाली चीजें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो पहला एक बहुत अच्छे से न्यूज में आई थी कि अनमैन्ड एक मतलब हमारे 4 क्रू मेंबर हैं जिनको क्या है जापान में रशिया में भेजा गया था, किसके लिए भी, ट्रेनिंग के लिए, कि ताकि वो स्पेस में जाएं। लेकिन वो इस साल 2021 में नहीं जा रही हैं, मतलब अभी जाना था, अब दिसंबर 2021 तक वो जाएंगे। और एक अनमैन्ड सैटेलाइट और भेजी जा रही है जो आपकी कहाँ से होगी भी, लॉन्च इज स्लेटेड फॉर दिसंबर 2021, अनमैन्ड लॉन्च। ठीक है, दिसंबर 2021 में वो लॉन्च होगी और वो जो 4 क्रू मेंबर हैं वो स्पेस में जाएंगे 2022 तक। इतना सा थोड़ा सा चेंज आया है, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे ये रहा आपका लास्ट पिलर जो आपको ध्यान में रखना है, इसमें ज्यादा मतलब बातें हैं नहीं, छोटा सा ही पिलर है, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। आज के टाइम में इसका मतलब क्या समझूं मैं, समझ में ही नहीं आ रहा है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, वैसे कहना भी है, पता है इसका ना मैं थोड़ा सा लॉजिक देख रही थी। न्यूनतम सरकार, सरकार तो एक ही रहेगी आगे पीछे, बाकी तो कोई सरकार हमें दिख ही नहीं रही। और अधिकतम शासन, सही है, अभी शासन भी वही कर रही है। आगे देखिए, उन्होंने यह घोषणा भी की कि भारत के इतिहास में आगामी जनगणना, बहुत बहुत अच्छी न्यूज है। इसमें क्या है कि अगर हम बात करते हैं, जनगणना होती थी हर वर्ष। अगर जनगणना की बात करते हैं, पहले क्या है, बेचारे हमारे घर में आते थे ना, एक मास्टर पेन उठाया जाता था, हाँ भाई तुम्हारे घर में कौन कौन है, एज बता, गुड़िया ये बता, वो बता, ऐसी होती थी। अब सारी की सारी क्या होगी, ऑनलाइन होगी, और ये पहली बार होने जा रही है। तो आपको ध्यान में रखना है, जनगणना पहली बार ऑनलाइन कब हुई थी, मतलब तो सेंसस पहला फर्स्ट ऑनलाइन सेंसस कब आया था, तो 2021 का। ठीक है, ये आपको आने ध्यान में रखना है। आगामी की अगर हम बात कर लेते हैं, और इस पे टोटल अगर बात करते हैं बजट में कितना दिया गया है, 3768 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3768 करोड़। आगे देखिएगा, आगे रहा यही कि आपको ध्यान में रखना है, एज अ रिजल्ट अगेंस्ट एन ओरिजिनल बी एक्सपेंडिचर 30.40, ये ना पिछले से थोड़ा सा क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। पिछले साल अगर हम बात करते हैं 30.42 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए गए थे 2021 की अगर हम बात करते हैं, लेकिन इस बार क्या है 34.50 लाख करोड़ को एस्टिमेट किया गया है। एक साथ इतना बड़ा बदलाव, 4.01 लाख करोड़ एक साल में, ये थोड़ा कंपेयर किया गया, इसमें ध्यान में रखना। इसको मत पढ़ो, ये देख लो, 30.42 पिछले बजट में, 34.50 लाख इस बजट में। और जिसमें इसमें अगर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो पिछली बार अगर हम बात करते हैं तो वो कितना था आपका 4.12 था, और इस बार आपका कितना है 4.39 लाख करोड़ है। ये दोनों चीजों आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे देखिएगा, आगे आपका रहा द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो मिनिस्टर है सैड फिजिकल डेफिशिएट, बहुत अच्छी चीज है ये, यहाँ पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाली है। फिजिकल डेफिशिएट मैं पहले समझा चुकी हूँ, वो क्या था आपका 9.5% हो गया है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि ये हमें लाना था 3%, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, कोरोना के चलते क्या हो गया है, 9.5% हो गया है। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, इस बार वो 9.5% हो गया, निर्मला मैम ने कहा है इसे हमें लेके कितना आना है, अगर हम बात करते हैं 6.7% लेकर आना है। और 2023 तक अगर हमारा हुआ तो हम 3.5% तक इसको लेकर आएंगे। बहुत आगे सरक गया, 2023 में भी होप सो हो जाए। आगे देखते हैं, आगे क्या था 6.8, हाँ 6.7 6.8% है। ठीक है, याद रखना इसको, 6.8 है। अभी इस साल में एस्टिमेट किया गया है 9.5 को 6.8 तक लेकर आना।
ठीक है। और इसमें एडिड एक किया गया है कि गवर्नमेंट विल नीड अनदर 80,000 करोड़, जिसमें क्या होगा, मार्केट से वो अप्रोच करेगी आने वाले 2 महीनों में। गवर्नमेंट को और 80,000 करोड़ रुपए की नीड है, जो आने वाले 2 महीने में क्या करेगी, अप्रोच करेगी। आगे देखिएगा, द ग्रोस बोरोइंग उधार जो रहा फ्रॉम द मार्केट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर वुड बी अराउंड 12 लाख करोड़। सरकार क्या है, आने वाले अगले साल में मार्केट से 12 लाख करोड़ रुपए उधार लेने वाली है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, आगे ये रहा कि 4.5, वो 3.5 नहीं 4.5% है, जो 25-26 तक लेकर आना है आपका फिजिकल डेफिसिट को बिलो है, ठीक है। जो 3% था वो आपका 2020 की बात की गई थी, लेकिन अभी 4.5% की बात की गई है, 2025-26 में लेके आना। होप सो तब भी आ जाए, बहुत मुश्किल लग रहा है, ठीक है। 9.5% को इस बार 6.8% लेकर आना, और 2025-26 तक उसे 4.5% से भी बिलो लेकर जाने की बात की गई है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये हमारा आज का लास्ट रहा। इन अकॉर्डेंस विद द व्यू ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, कौन सा 15वां फाइनेंस कमीशन जो आपका रहा, इसमें गवर्नमेंट ने अलाउइंग अ नॉर्मल सीलिंग ऑफ नेट बोरोइंग, जो आपकी क्या रहेगी, 4% ऑफ जीएसडीपी फॉर द ईयर 2021-22 रहेगी आपकी, ठीक है। इतनी सी क्या थी भाई आज की क्लास थी, इतनी सी, बहुत लंबी क्लास थी, ठीक है। मेरा भी गला दर्द कर रहा है। आई होप तो आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी क्या होगा, आज की ये पीडीएफ है क्लास की, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में बता देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता होगा, जीके बाय प्रदीप सर सर्च करना। बाकी होप सो हम नीचे लिंक प्रोवाइड करवा देंगे आपको। और वहां पर क्या है, अप्रोक्स 29,000 कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको सेम ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसको एक साल में 1-2 बार पढ़ लेना, एक साल में 1-2 बार बहुत कम है, पढ़ लेना, हर महीने में एक बार पढ़ लेना, बहुत अच्छे से डाटा याद हो जाएगा, और होप सो आपको आने वाले एग्जाम से बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय, टाटा।